पिछली बार जब आप सच में बहुत गुस्से में थे, क्या आपको याद है कि आपने क्या कहा था? क्या आपको याद है कि आपने क्या किया था? या उससे भी बदतर, क्या आपको उसके ठीक बाद किसी और के चेहरे के भाव याद हैं? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी भावना के नियंत्रण में बिता देते हैं जो केवल कुछ सेकंड की होती है, और वे कुछ सेकंड उनसे उनका सब कुछ छीन लेते हैं। आज यह बदलेगा। विजडम ऑफ द स्टोइक्स में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो यह चैनल सिर्फ एक वजह से है, स्टोइक दार्शनिकों के प्राचीन ज्ञान को लेना और उसे आपके वास्तविक आधुनिक जीवन में काम में लाना। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसकी इस कम्युनिटी ने सबसे ज्यादा मांग की है, गुस्सा। गुस्से का दर्शन नहीं इस बात पर कोई लेक्चर कि आपको इसे क्यों नहीं महसूस करना चाहिए, बल्कि 7 व्यावहारिक स्टोइक समर्थित चीजें जो आप अभी उस गर्मा गर्म माहौल में कर सकते हैं ताकि अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकें, इससे पहले कि वह आपको नियंत्रित करे। अब शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझें, स्टोइक्स भावनाओं को दबाने में विश्वास नहीं रखते थे। वे भावनाहीन नहीं थे, वे रोबोट नहीं थे। मार्कस ऑरेलियस, वो रोमन सम्राट जिसने सेनाओं की कमान संभाली और लाखों लोगों पर शासन किया, उसने अपनी निजी डायरी में अपने खुद के गुस्से, अपनी निराशा और भड़क उठने के अपने खुद के पलों के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा, गुस्से के कारण जितने गंभीर होते हैं उसके परिणाम उससे कहीं अधिक गंभीर होते हैं। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए, गुस्सा जो नुकसान पहुंचाता है वह लगभग हमेशा उस वजह से बदतर होता है जिसने उसे शुरू किया था। और स्टोइक्स के पास एक समाधान था, दमन नहीं बल्कि एक रूपांतरण। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 1, द पॉज प्रिंसिपल। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच जगह बनाएं। पहली चीज और संभवतः 7 में से सबसे शक्तिशाली वह है जिसे मैं पॉज प्रिंसिपल कहता हूं, और यह सीधे एपिक्टेट से आता है। एपिक्टेट्स एक पूर्व गुलाम थे। उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति, कोई धन, कोई ओहदा नहीं था, और फिर भी वे अब तक के सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र मनुष्यों में से एक बन गए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जिसे अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी मिस कर देते हैं। उन्होंने कहा, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है, उस जगह में हमारी आजादी निहित है। अब यहां समस्या यह है, गुस्सा मानव शरीर द्वारा उत्पन्न होने वाली सबसे तेज भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में से एक है। जब कोई चीज आपको ट्रिगर करती है, ट्रैफिक में कोई आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है, आपका बॉस मीटिंग में आपको अपमानित करता है, आपका पार्टनर वह बात कह देता है, तो आपका दिमाग आपके सोचने से पहले ही प्रतिक्रिया दे देता है। अमिगडाला आपके मस्तिष्क का भावनात्मक अलार्म सिस्टम मिलीसेकंड में आपके तार्किक दिमाग को हाईजैक कर लेता है। स्टोइक्स ने इसे पहला मूवमेंट कहा, भावना का नैच्छिक झटका। और यहाँ मुख्य बात है, उन्होंने कहा, अब पहले मूवमेंट को नहीं रोक सकते। वह गर्मी की चमक, आपकी छाती में वह उभार, वह मानवीय है, वह जैविक है। आप जो नियंत्रित कर सकते हैं वह है जो इसके बाद आता है। तो अभ्यास यह है, जिस पल आपको गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हो, आप एक काम करें, आप रुकें। हमेशा के लिए नहीं, दबाने के लिए नहीं, बस रुकें। आप आपके साथ जो हुआ और आप आगे जो करते हैं उसके बीच जानबूझकर एक पॉज डालते हैं। उस पॉज में, यहां तक कि 30 सेकंड के पॉज में भी, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके तार्किक दिमाग को वापस ऑनलाइन आने का समय मिल जाता है। आप प्रतिक्रियाशील होने से प्रतिक्रिया देने वाले बनते हैं, संचालित होने से निर्देशित होने की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक जीवन में इसका अभ्यास कैसे करें? जब गुस्सा बढ़े तो नाक से एक धीमी जानबूझकर सांस लें, 2 सेकंड के लिए रोकें, मुंह से छोड़े, बस इतना ही, यही पॉज है। यह सुनने में बहुत ही सीधा साधा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगली बार जब कोई ऐसी बात कहे जिससे आपका खून खौल उठे तो आप इसे आजमाएं, क्योंकि उस 30 सेकंड के पॉज में आप कुछ असाधारण खोजेंगे कि आपके पास एक विकल्प है, और स्टोइक्स के लिए वह खोज ही सब कुछ थी। सेक्शन नंबर 2, द डाइकोटॉमी रीसेट। पूछे, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? दूसरी चीज जो गुस्से को तुरंत नियंत्रित करती है वह है जिसे मैं डाइकोटॉमी रीसेट कहता हूं, और यह स्टोइक दर्शन का बिल्कुल आधार स्तंभ है। एपिक्टेट्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका एनचिरिडियन की शुरुआत इन शब्दों से की थी, कुछ चीजें हमारी शक्ति में हैं जबकि अन्य नहीं हैं। एदार शब्द जिन्हें यदि आप वास्तव में आत्मसात कर लें तो ये आपके दैनिक गुस्से का कम से कम हिस्सों समाप्त कर देगा। सोचिए कि एक आम दिन में आपको किस बात पर गुस्सा आता है। कोई आपके मैसेज का जवाब नहीं देता,
एक प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है, कोई सार्वजनिक रूप से आपसे असहमत होता है, मौसम आपकी योजनाओं को बर्बाद कर देता है, ट्रैफिक आपको लेट कर देता है। अब खुद से पूछें, इनमें से किस चीज को आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं? इनमें से एक भी नहीं। आप जिसे नियंत्रित कर सकते हैं वह है आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप आगे क्या करना चुनते हैं। अब यहाँ लोग गलती कर बैठते हैं। वे सुनते हैं आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते और वे सोचते हैं कि इसका मतलब है परवाह मत करो। स्टोइक्स उदासीन नहीं थे। मार्कस ऑरेलियस को अपने साम्राज्य की गहरी परवाह थी। सेनेका को अपने छात्रों की परवाह थी। उन्होंने पूरे जुनून के साथ काम किया, अथक संघर्ष किया और गहरा प्यार किया, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से बाहर की चीजों पर दुखी होने से इनकार कर दिया। किसी परिणाम की परवाह करने और उससे भावनात्मक रूप से नष्ट हो जाने के बीच एक गहरा अंतर है। अभ्यास। गुस्से के माहौल में जब आप गर्मी को बढ़ता हुआ महसूस करें तो खुद सवाल पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि हाँ, तो ऊर्जा को सही दिशा दे, कार्रवाई करे, इसे ठीक करे, इस पर ध्यान दे। यदि नहीं तो रुके, सांस लें और अपनी ऊर्जा को उस चीज की ओर मोड़ने का सचेत विकल्प चुने जो आप कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूं। कथित तौर पर खुद मार्कस ऑरेलियस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्टोइक अभ्यास था, जहां वे उस चीज के परिणाम स्वरूप होने वाली सबसे बुरी चीज की कल्पना करते थे जो उन्हें गुस्सा दिला रही थी, और लगभग हमेशा जब वे इसका पूरा खाका खींचते थे तो सबसे बुरा परिणाम झेलने योग्य होता था। और अगर वह झेलने योग्य था तो वह प्रबंधनीय था, और अगर वह प्रबंधनीय था तो गुस्सा वैकल्पिक था। इस बात को अपने भीतर बैठने दीजिए। दैनिक जीवन के अधिकांश क्षणों में आपका गुस्सा वैकल्पिक है। छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन वैकल्पिक है, और यह जानना ही असली ताकत की शुरुआत है। सेक्शन नंबर 3, द पर्सपेक्टिव शिफ्ट, व्यू फ्रॉम अबोव। तीसरा अभ्यास वह है जिसे मार्कस ऑरेलियस ने व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया था, और उन्होंने मेडिटेशंस में इसका विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने इसे व्यू फ्रॉम अबोव कहा था, और मैं अभी आपको इसके माध्यम से ले जाना चाहता हूं। यदि आप किसी सुरक्षित स्थान पर हैं तो अपनी आंखें बंद कर लें। कल्पना कीजिए कि आप खुद को ऊपर से देख रहे हैं, उस कमरे की छत से जिसमें आप हैं। अब और ऊपर उठें, अपनी इमारत को ऊपर से देखें, अपने पड़ोस को, अपने शहर को, अपने देश को, महाद्वीप को। अब आप कक्षा में हैं। पृथ्वी आपके नीचे एक नीले कंचे की तरह है, और उस कंचे पर कहीं एक छोटा सा नहा सा इंसान एक ईमेल को लेकर, किसी की कही बात को लेकर या ट्रैफिक को लेकर आगे बुला है। क्या यह अब भी उतना ही बड़ा लगता है? मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, फेबियस, स्किपियो, कैटो के कितने ही लोग, और उनसे पहले जुनून से भरे कितने ही पुरुषों के झुंड मिट्टी में मिल गए और धूल बन गए। वह खुद को और हमें याद दिला रहे थे कि इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राट, सबसे भयंकर योद्धा, सबसे ताकतवर लोग अब धूल हैं। उनके गुस्से, उनके जुनून, उनका रोष, सब कुछ समय में विलीन हो गया। यह कोई निराशाजनक विचार नहीं है, यह मुक्ति है। क्योंकि अगर महान सीजर का गुस्सा खत्म हो गया तो आपका भी हो जाएगा, और यह जानना कि यह बीत जाएगा, यह जानना कि 5 साल में, 10 साल में यह पल एक धुंधली याद बन जाएगा, आपको इसे अभी छोड़ देने की अनुमति देता है। अभ्यास। जब गुस्सा चरम पर हो, खुद से पूछें, क्या यह 5 साल में मायने रखेगा? यदि हाँ, तो सोच समझकर कार्रवाई करें, गुस्से में नहीं। यदि नहीं, तो इसे पूरी तरह से जाने दें, और अगर आपको अधिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है तो और भी जूम आउट करें। इस स्थिति से बाहर खड़ा कोई बुद्धिमान व्यक्ति अभी क्या देखेगा? कोई उदासीन व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति। वे आपको क्या करने की सलाह देंगे? अक्सर आप जवाब पहले से ही जानते हैं। आपको इसे देखने के लिए बस उस ऊंचाई की जरूरत थी। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा रुककर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। इन पहले 3 में से कौन सा पॉज, डाइकोटॉमी, रीसेट या व्यू फ्रॉम अबोव आपके साथ सबसे ज्यादा मेल खाता है? कमेंट्स में एक नंबर डालें, 1, 2 या 3, क्योंकि यह समझना कि इनमें से कौन सा आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है वास्तव में महत्वपूर्ण है, और मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि क्यों। इसके अलावा अगर यह कंटेंट आपके जीवन में वैल्यू जोड़ रहा है तो कृपया विजडम ऑफ द स्टोइक्स को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। हम ऐसा कंटेंट डालते हैं जो वास्तव में आपकी सोच को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि केवल आपका समय काटने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगले 4 ऐसे जहां चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। सेक्शन नंबर 4, द रीफ्रेम,
गुस्सा हमेशा एक कहानी होती है जो आप खुद को सुना रहे होते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको चुनौती देगा। प्राचीन दुनिया के सबसे शानदार दिमागों में से एक सेनेका ने गुस्से पर एक पूरा ग्रंथ लिखा था। इसे डी इरा यानी ऑन एंगर कहा जाता है और इसमें उन्होंने एक ऐसा दावा किया है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप विचार करें। उन्होंने कहा, गुस्सा कभी बिना कारण के नहीं होता, लेकिन शायद ही कभी उसका कोई अच्छा कारण होता है और फिर वे और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि गुस्सा हमेशा अपनी जड़ में एक निर्णय, एक व्याख्या, एक कहानी होती है जो आप खुद को बता रहे होते हैं कि क्या हुआ और इसका क्या मतलब है। दो लोग बिल्कुल एक जैसी घटना का अनुभव कर सकते हैं और पूरी तरह से अलग भावनात्मक प्रतिक्रियाएं महसूस कर सकते हैं। आपका सहकर्मी आपके काम पर आपको सीधा और कड़ा फीडबैक देता है। एक व्यक्ति इसे इस रूप में व्याख्या करता है कि वह मुझ पर मर रही है, वह मुझे नीचाने की कोशिश कर रही है। दूसरा व्यक्ति इसे इस रूप में लेता है कि वह ईमानदार हो रहा है क्योंकि वह चाहता है कि प्रोजेक्ट सफल हो। वही टोन, पूरी तरह से अलग भावनात्मक परिणाम। बी रोल, दो लोग, एक ही दृश्य, दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं। स्टोइक्स कहेंगे कि गुस्सा इस बात से नहीं आता कि क्या हुआ, ये इस बात से आता है कि आपने इसका क्या मतलब निकाला। और यहाँ उस अंतर्दृष्टि की असाधारण शक्ति है। अगर गुस्सा आपकी व्याख्या से आता है तो आप व्याख्या को बदल सकते हैं। खुद को धोखा देने के लिए नहीं, नासमझ बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोच में सटीक होने के लिए। अभ्यास, द रिफ्रेम। जब आप गुस्से में हो तो पूछें, क्या अभी जो हुआ उसकी कोई दूसरी व्याख्या है? कोई ऐसी व्याख्या जिसके सच होने की समान या उससे अधिक संभावना हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने फोन पर आपसे रूखे ढंग से बात की वह किसी पारिवारिक संकट से जूझ रहा हो जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। हो सकता है कि जिस ड्राइवर ने आपकी गाड़ी के आगे अचानक कट मारा वह अस्पताल की तरफ भाग रहा हो सकता है कि जिस सहकर्मी ने मीटिंग में आपके आइडिया का क्रेडिट आपको नहीं दिया वह बस भूल गया हो। कोई दुर्भावना नहीं, बस मानवीय अपूर्णता। आप वैकल्पिक व्याख्या के साथ हमेशा सही नहीं होंगे, लेकिन आप कम गुस्से में होंगे। और कम गुस्से का मतलब है स्पष्ट सोच, और स्पष्ट सोच का मतलब है बेहतर निर्णय, और बेहतर निर्णय यही आपकी वास्तविक शक्ति निवास करती है। सेनेका ने एक अभ्यास भी सुझाया जो मुझे बेहद उपयोगी लगता है। उन्होंने कहा, जब आपको गुस्सा बढ़ना शुरू महसूस हो तो उस व्यक्ति की कल्पना एक बच्चे के रूप में करें जिसने आपको गुस्सा दिलाया है। कल्पना कीजिए कि वे छोटे हैं, संवेदनशील हैं, एक ऐसी दुनिया में जीना सीख रहे हैं जो अक्सर उनके प्रति निर्दयी थी, उनके व्यवहार को सही ठहराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें इंसान के रूप में देखने के लिए। क्योंकि वास्तविक सहानुभूति की उपस्थिति में गुस्से का टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। सेक्शन नंबर 5, द बॉडी प्रोटोकॉल। आपकी फिजियोलॉजी एक लीवर ही है। पांचवी चीज, और यह शारीरिक अर्थों में बेहद व्यवहारिक है, वह है जिसे मैं बॉडी प्रोटोकॉल कहता हूं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे स्टोइक्स ने सहज रूप से समझा था और आधुनिक न्यूरोसाइंस ने अब इसकी पुष्टि की है। आपका मन और शरीर अलग अलग सिस्टम नहीं है। जब गुस्सा बढ़ता है तो आपका शरीर बदल जाता है, आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, आपकी मांसपेशियां तन जाती हैं, आपका जबड़ा भिज जाता है। कोर्टिसोल, आपकी सांस उथली और तेज हो जाती है। कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन आपके सिस्टम में भर जाते हैं और यहां आप सचमुच युद्ध के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यह प्रक्रिया उल्टे क्रम में भी काम करती है। यदि आप जानबूझकर अपने शरीर को बदलते हैं तो आप अपना मन बदल लेंगे। सेनेका ने लिखा, जब आप जुनून की गिरफ्त में हों तो अपने बिस्तर पर लेट जाएं और आराम करें। इसलिए नहीं कि वे आपको भाग जाने के लिए कह रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि आपकी शारीरिक मुद्रा बदलने से आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति बदल जाती है। बॉडी प्रोटोकॉल 4 स्टेप्स। स्टेप 1, अपनी सांस धीमी करें। 4 गिनती तक सांस अंदर लें, 4 तक रोकें, 6 तक बाहर छोड़ें। लंबी सांस छोड़ना आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो आराम और पाचन का मोड है और शारीरिक रूप से एड्रेनालाइन की प्रतिक्रिया का मुकाबला करता है। स्टेप 2, अपने हाथों को ढीला करें, अपनी मुट्ठियां खोलें, अपनी उंगलियों को फैलाएं। यह एक शारीरिक कार्य आपके नर्वस सिस्टम को एक संकेत भेजता है कि खतरा टल गया है। स्टेप 3, अपने कंधे ढीले करें। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे कंधे उठ जाते हैं और तन जाते हैं। सचेत रूप से उन्हें नीचे करें, उन्हें पीछे की ओर घुमाएं। स्टेप 4, अपनी आवाज धीमी करें। जब आप चिल्लाना चाहते हैं तो यह विपरीत लगता है, लेकिन यह असाधारण रूप से शक्तिशाली है।
अधिक धीरे धीरे, अधिक शांति से बोलना आपके नर्वस सिस्टम को शांत होने के लिए मजबूर करता है। यह उस व्यक्ति को भी भ्रमित और निहत्था कर देता है जिस पर आप गुस्से में हैं, क्योंकि वे स्थिति के और बिगड़ने की उम्मीद कर रहे थे। मार्कस ऑरेलियस ने भी इसके बारे में लिखा था। उन्होंने संघर्ष के क्षणों में उस चीज का अभ्यास किया जिसे हम जानबूझकर धीमी गति कह सकते हैं। धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे सोचना, क्योंकि गति और गुस्सा बुद्धिमानी के दुश्मन है। शरीर आपके भावनात्मक जीवन में केवल एक यात्री नहीं है, यह एक लीवर है और आप इसे खींच सकते हैं। सेक्शन नंबर 6, मेमेंटो मोरी, याद रखें कि आप मर जाएंगे। यह आपको असहज कर सकता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, यह संपूर्ण स्टोइक परंपरा में सबसे मुक्तिदायक अभ्यासों में से एक है। स्टोइक्स ने मेमेंटो मोरी नामक किसी चीज का अभ्यास किया। इसका शाब्दिक अनुवाद है, याद रखें कि आप मर जाएंगे, इससे पहले कि आप इसे निराशाजनक मानकर खारिज कर दें। मेरे साथ बने रहें। मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशन समय बार बार इस अभ्यास पर लौटे। वे निराशा के माहौल में संघर्ष के बीच खुद को याद दिलाते थे कि वे खुद और उन्हें गुस्सा दिलाने वाला व्यक्ति दोनों ही नश्वर हैं, कि यह पल, यह बहस, यह रोष, यह शिकायत एक दिन पूरी तरह से भुला दी जाएगी। निराश होने के कारण के रूप में नहीं, बल्कि एक अलग विकल्प चुनने के कारण के रूप में। क्योंकि जब आप वास्तव में अपनी नश्वरता को महसूस करते हैं, बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि अपनी हड्डियों में, तो आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। किसी मामूली बात पर आप जो बहस करने वाले थे, वह आपके पास वास्तव में मौजूद समय की पृष्ठभूमि में अचानक बहुत छोटी लगने लगती है। सेनेका ने लिखा, आइए हम अपने दिमाग को ऐसे तैयार करें जैसे कि हम जीवन के बिल्कुल अंत में आ गए हों। आइए हम कुछ भी टालें नहीं। उनका मतलब था कि तात्कालिकता के साथ जिएं, इरादे के साथ जिएं, अपने सीमित घंटों को, अपनी सीमित सांसों को उन चीजों पर गुस्से में मत गंवाएं जो अंत मायने नहीं रखती। अभ्यास, गुस्से के क्षण में खुद से पूछें, अगर मुझे पता हो कि मेरे पास जीने के लिए 1 साल बचा है, तो क्या मैं इस पर ऊर्जा खर्च करूंगा? यदि उत्तर हाँ है, तो यह वास्तव में मायने रखता है। इस पर शांति से, गंभीरता से, पूरा ध्यान देकर बात करें। यदि उत्तर ना है, तो आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है, इसे जाने दें। इसलिए नहीं कि इससे चोट नहीं पहुंचती, इसलिए नहीं कि इसे महसूस करना आपकी गलती थी, बल्कि इसलिए कि आपका समय पवित्र है। और स्टोइक्स बाकी सब चीजों से ऊपर मानते थे कि आप अपना ध्यान कैसे खर्च करते हैं। यही तय करता है कि आप अपना जीवन कैसे बिताते हैं। सेक्शन नंबर 7, द इवनिंग रिव्यू, दैनिक चिंतन गुस्से का अचूक मारक है। 7वां और अंतिम अभ्यास ऐसा नहीं है जिसे आप गुस्से के क्षण में करते हैं। यह कुछ ऐसा है जो आप बाद में करते हैं, हर दिन और समय के साथ। यह सब में सबसे शक्तिशाली हो सकता है। स्टोइक्स विशेष रूप से सेनेका शाम की समीक्षा का अभ्यास करते थे। हर रात सोने से पहले सेनेका अपने दिन की जांच उसी तरह करते थे जैसे एक जज सबूतों की जांच करता है। उन्होंने लिखा, जब रोशनी हटा दी जाती है और मेरी पत्नी शांत हो जाती है, तो मैं अपने पूरे दिन की जांच करता हूं और जो कुछ मैंने किया और कहा है उस पर वापस जाता हूं। उन्होंने खुद से 3 सवाल पूछे, आज मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या अच्छा किया, मैं और बेहतर कैसे कर सकता था। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। उन्होंने केवल असफलता पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने क्या अच्छा किया। स्टोइक शाम की समीक्षा खुद को प्रताड़ित करना नहीं है, यह विकास की भावना से खुद का ईमानदार मूल्यांकन है। विशेष रूप से गुस्से पर लागू करते हुए हर शाम खुद से पूछें, क्या आज कोई ऐसा पल था जहां मैंने अपना आपा खो दिया या इसके करीब पहुंच गया? यदि हां, तो किस चीज ने इसे ट्रिगर किया? मैंने क्या किया? मेरे बुद्धिमान संस्करण ने इसके बजाय क्या किया होता? और फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कल क्या लागू कर सकता हूं ताकि उस ट्रिगर की मुझ पर पकड़ कम हो। यह अभ्यास समय के साथ कुछ असाधारण करता है। यह आपको आपके अपने गुस्से का छात्र बना देता है। आप पैटर्न देखना शुरू कर देते हैं। आप नोटिस करते हैं कि यह हमेशा वही 3 या 4 ट्रिगर होते हैं, कि यह दिन के कुछ निश्चित समय पर बढ़ता है, कि कुछ लोग या वातावरण आपको लगातार परेशान करते हैं। और एक बार जब आप पैटर्न देख लेते हैं, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। स्टोइक्स ने इसे प्रेमेडिटेटियो मलोरम कहा, चुनौतियों का पूर्व चिंतन। कल सुबह आपका दिन शुरू होने से पहले आप कह सकते हैं, आज मेरा सामना एक से हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मैं इस तरह प्रतिक्रिया दूंगा। आप परीक्षा आने से पहले बुद्धिमानी का पूर्वाभ्यास करते हैं और धीरे धीरे दिनों, फिर हफ्ते, फिर महीनों में आप बदल जाते हैं।
इसलिए नहीं कि आपने अपने गुस्से को दबाया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने इसे समझा, और समझना हमेशा महारत की शुरुआत होती है। आइए मैं इन सातों को आपके लिए एक साथ ले आऊं। 1 द पॉज प्रिंसिपल, जो होता है और आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बीच जगह बनाएं, वह जगह ही आपकी आजादी है। 2 द डाइकोटॉमी रीसेट, पूछें क्या यह मेरे नियंत्रण में है, यदि नहीं तो अपनी ऊर्जा को दूसरी दिशा दें। द व्यू फ्रॉम अबोव, जूम आउट करें, दृष्टिकोण प्राप्त करें। पूछें क्या यह 5 साल में मायने रखेगा। 4 द रीफ्रेम, अपनी व्याख्या को चुनौती दें। क्या कोई अधिक उदार या अधिक सटीक कहानी है जो आप खुद को बता सकते हैं। 5 द बॉडी प्रोटोकॉल, अपनी फिजियोलॉजी का उपयोग एक लीवर के रूप में करें। धीमी सांस, खुले हाथ, धीमी आवाज शरीर मन का नेतृत्व करता है। 6 मेमेंटो मोरी, अपनी नश्वरता और अपने आसपास के सभी लोगों की नश्वरता को याद रखें। इसे तुच्छ को विलीन करने दें और आवश्यक को स्पष्ट करने दें। 7 द इवनिंग रिव्यू, अपने खुद के गुस्से के छात्र बने, अपने दिन की जांच करें, पैटर्न देखें, कल के लिए तैयारी करें। अब मैं सीधे आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अपने गुस्से को नियंत्रित करने का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, इसका मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, इसका मतलब दब्बू बनना नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने सेनाओं का नेतृत्व किया, सेनेका ने सम्राटों को सलाह दी, एपिक्टेटस ने शक्तिशाली विचारकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। ये निष्क्रिय पुरुष नहीं थे, ये उग्र पुरुष थे जिन्होंने अपनी आग को उस चीज की ओर मोड़ना सीखा जो मायने रखती थी, जिन्होंने हर दिन गर्मी के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय बुद्धिमानी के साथ जवाब देना चुना। और वह विकल्प, वह दैनिक पल पल का विकल्प ही उन्हें असाधारण बनाता था। स्टोइक्स एक गहरी बात पर विश्वास करते थे कि आप हवा को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा हमेशा अपने पालों को समायोजित कर सकते हैं। आपका गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है, अनियंत्रित गुस्सा है। और आज आपके पास नियंत्रण वापस लेने के 7 नए तरीके हैं, उनका उपयोग करें। यदि इस वीडियो ने आपको एक भी ऐसी अंतर्दृष्टि दी है जो आपको गुस्से से अलग तरह से निपटने में मदद करती है, तो इसे आज किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है। और मैं नीचे कमेंट्स में जानने के लिए वास्तव में उत्सुक हूं, इन 7 अभ्यासों में से आप सबसे पहले किसे आजमाने जा रहे हैं। अपना जवाब नीचे लिखें, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। यदि आप यहां नए हैं तो स्वागत है। विजडम ऑफ द स्टोइक्स को सब्सक्राइब करें। हम नियमित रूप से ऐसा कंटेंट डालते हैं आपके वास्तविक जीवन के लिए गहरा व्यावहारिक स्टोइक दर्शन। अगली बार तक सोच समझ कर चलें, बुद्धिमान बने और याद रखें, बाधा ही हमेशा रास्ता होती है।